बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें खोजबीन करके लाए हैं लेखक अनवर निशात। बाइस्कोप की बातें आज जिस फिल्म को लेकर होंगी वो है फिल्मयुग प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश म्यूजिकल हिट फिल्म आन मिलो सजना। इन बातों को विविध भारती के श्रोताओं तक पहुंचाएंगे लोकेंद्र शर्मा। लोकेंद्र शर्मा को इस प्रोग्राम को पेश करने में सहायता कर रही हैं राजलक्ष्मी। तो आइए शुरू करें आज की बाइस्कोप की बातें। फिल्म आन मिलो सजना का शुमार हिंदुस्तान की कामयाब तरीन म्यूजिकल रोमांटिक फिल्मों में होता है। वैसे तो इस फिल्म का नाम ही रोमांटिक है, लेकिन असल में ये एक अच्छी सामाजिक फिल्म भी है। और चूंकि आमतौर पर हर हिंदुस्तानी फिल्म में एक लव एंगल का होना जरूरी माना जाता है, सो वो इसमें भी है। रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। सजना 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 सजना, आन मिलो सजना। फिल्म आन मिलो सजना का गीत संगीत मनमोहक है। यही वजह है कि आज इसके चुलबुले और रसीले गीत बेहद मकबूल हैं और रेडियो और टीवी पर अक्सर पेश किए जाते हैं। फिल्म आन मिलो सजना के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी। ये नाम उस जमाने में फिल्म की म्यूजिकल कामयाबी की जमानत माने जाते थे। जाहिर है आन मिलो सजना के मधुर और दिलकश गीतों ने भी सारे देश में धूम मचा दी। यूं लगता था जैसे यहां वहां सारे जहां में उनका ही राज हो। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद।
का इशारा, बेसहारों का सहारा, तू बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा, सर पे तेरे, हाँ हाँ तेरे बोझ है सारा, तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तेरे लिए कसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं, तेरे लिए कसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं, तू किसी के, हाँ किसी के बस में नहीं, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। पीछे है बचपन दीवाना, आगे बुढ़ापा सयाना, पीछे है बचपन दीवाना, आगे बुढ़ापा सयाना, साथ तेरे, हाँ हाँ तेरे है ये जमाना, तेरी नजर तो चांद तारों पे आज है, तेरी नजर तो चांद तारों पे आज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। फिल्म आन मिलो सजना फिल्म कुंज प्राइवेट लिमिटेड के परचम तले प्रोड्यूसर जगदीश कुमार ने बनाई थी और इसे जे ओम प्रकाश ने फिल्म युग प्राइवेट लिमिटेड के तहत पेश किया था। फिल्म संसार वाले जे ओम प्रकाश को प्यार से ओम जी कहते हैं। ओम जी अपनी नौजवानी के दिनों से फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं। आजादी से पहले वे लाहौर में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में थे। देश की आजादी और बंटवारे के बाद लाहौर से ओम जी बंबई आ गए और मोहन सहगल के साथ काम शुरू किया। सन 1961 में ओम जी ने अपनी पहली फिल्म आस का पंछी बनाई, जिसमें उन्होंने मोहन कुमार को पहली बार डायरेक्शन का मौका दिया। आस का पंछी की कामयाबी के बाद उन्होंने मोहन कुमार की ही डायरेक्शन में आई मिलन की बेला बनाई और उसके बाद आए दिन बाहर के में भी रघुनाथ झालानी को डायरेक्शन का पहला चांस दिया। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उनकी डायरेक्शन में आया सावन झूम के बनाई। यूं आन मिलो सजना उनकी 5वीं म्यूजिकल हिट फिल्म कही जा सकती है। पलट मेरी जान तेरे कुर्बान, तेरा ध्यान किधर है, पलट मेरी जान तेरे कुर्बान, तेरा ध्यान किधर है, निक तेरी मेरे प्यार की डगर है, रास्ता किधर है, रास्ता इधर है, ओए 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 ओए, पलट मेरी जान तेरे कुर्बान, तेरा ध्यान किधर है, पलट मेरी जान तेरे कुर्बान, तेरा ध्यान किधर है, निक तेरी मेरे प्यार की डगर है, रास्ता किधर है, रास्ता इधर
आन मिलो सजना में राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, सुजीत कुमार, इंद्राणी मुखर्जी, राजेंद्र नाथ, अरुणा ईरानी, महमूद जूनियर, अभि भट्टाचार्य, दुलारी, डेविड, तरुण बोस और निरूपा राय ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म आन मिलो सजना की कहानी और पटकथा सचिन भौमिक ने लिखी और संवाद हसन रिजवी के हैं। यह फिल्म डायरेक्टर मुकुल दत्त की पहली फिल्म है। मुकुल दत्त ने अपना कैरियर मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बिमल रॉय के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था और परख, बंदिनी, प्रेम पत्र और काबुलीवाला में उनके साथ काम कर चुके थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद की तैयारियां हो रही थीं, बिमल रॉय की तबीयत बिगड़ गई और उनकी कंपनी बंद हो गई। इसके बाद लेखक सचिन भौमिक ने उन्हें जे ओम प्रकाश से मिलवाया और इस तरह मुकुल दत्त ने रघुनाथ झालानी के चीफ असिस्टेंट के तौर पर फिल्म आए दिन बाहर के और आया सावन झूमके में काम किया। इन दिनों रघुनाथ झालानी खासे मसरूफ डायरेक्टर बन गए थे, इसलिए जब आन मिलो सजना प्लान होने लगी तो आशा पारेख ने ओम जी को यह सलाह दी कि मुकुल दत्त को मौका दिया जाए और जे ओम प्रकाश ने यह सलाह मान ली। वो पहले भी मोहन कुमार और रघुनाथ झालानी को मौका दे चुके थे और दोनों ही कामयाब डायरेक्टर साबित हुए थे। तो मुकुल दत्त आन मिलो सजना के डायरेक्टर बन गए और इस तरह 1 अगस्त सन 1969 को फिल्मिस्तान स्टूडियो में फिल्म आन मिलो सजना का मुहूर्त हुआ हवेली के एक शानदार सेट पर। मुहूर्त के साथ ही शुरू हो गई शूटिंग हीरोइन वर्षा यानी आशा पारेख की बर्थडे पार्टी के सीन से। फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। तेरी महफिल में शायर कोई मस्ताना तेरे लिए, तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। कहेंगी निगाहें, सुनेगी
हंसी दिन कोई समझा ना तेरे बिन। मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए। मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। गुनगुनाए तू हमेशा, मुस्कुराए तू हमेशा। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। आन मिलो सजना के एक गीत अच्छा तो हम चलते हैं को उस जमाने का ट्रेंड सेटर गीत माना जाता है। इस गीत के बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं था कि सिचुएशन के मुताबिक गीत के तैयारी के लिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी और जे ओम प्रकाश तथा प्रोड्यूसर जगदीश कुमार और डायरेक्टर मुकुल दत्त बैठे हुए थे। लेकिन गीत वैसा नहीं बन पा रहा था जैसा चाहिए था। बकौल डायरेक्टर मुकुल दत्त जब इस म्यूजिक सिटिंग में बात बनती नजर नहीं आई तो ओम जी ने उठते हुए कहा, अच्छा तो हम चलते हैं। इस पर संगीतकार लक्ष्मीकांत गुनगुनाते हुए बोले, फिर कब मिलोगे? इस पर आनंद बख्शी बोले, जब तुम कहोगे। सुनकर ओम जी चौंक पड़े और बोले, अरे भाई लक्ष्मी, ये तो डायलॉग फॉर्म में अच्छा खासा गीत बन सकता है। उठते उठते सब फिर बैठ गए और शुरू हो गई तुकबंदी। आनंद बख्शी का कलम तेजी से कागज पर चलने लगा और हंसी हंसी में 1 घंटे भर में वो गीत बन गया। और जब ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में रिकॉर्ड हुआ तो उसने जाहिर है धूम मचा दी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुप के छुपाते।
देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो, मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं, नरसों। कहाँ? यही, यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। जे ओम प्रकाश का शुमार उन फिल्म निर्माताओं में होता है जिन्हें हमेशा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास रहा है। उनकी हर फिल्म में मनोरंजन के साथ साथ कोई न कोई मकसद और पैगाम जरूर होता है। फिल्म आन मिलो सजना में भी एक पैगाम है। दुनिया में सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं है। इंसान दौलत से जीने का सामान खरीद सकता है, लेकिन जिंदगी का सच्चा सुख नहीं। सदियों पुरानी कहानी है कि जब आधी दुनिया का विजेता सिकंदर इस दुनिया से गया तो उसकी वसीयत के मुताबिक उसके दोनों खाली हाथ उसके जनाजे से बाहर निकले हुए थे, ताकि दुनिया देख ले कि सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। लेकिन ऐसी कहानियों के बावजूद इंसान में दौलत की हवस खत्म नहीं होती। फिल्म आन मिलो सजना का अनिल चौधरी यानी विनोद खन्ना भी एक ऐसा ही नौजवान था। उसे दौलत की बेपनाह हवस थी और उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। नमस्ते दीवान साहब। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पैसे लाए हैं आप? तो खाली हाथ क्या करने आए? मैं ये कहने आया हूँ कि अब तुम्हारे हाथ हमेशा खाली रहेंगे। बहू रानी ने पैसा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। वो कहती हैं ऐसे बेटे के हाथ में दौलत देना पाप है। जिंदगी भर उन्होंने नफरत के सिवा मुझे दिया ही क्या है? अगर अपने दिल से पूछकर देखो, बेटा बनकर तुमने अपनी माँ को क्या दिया है? बीमारी, गम, घुटन। भगवान न करे, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से एक दिन वो घुटघुट कर बेमौत मर जाएंगे। मर जाएगा। अनिल, इस वक्त मेरी माँ, मेरा धर्म, मेरा भगवान, जो कुछ है पैसा है। चाहे उनकी जिंदगी में मिले, चाहे उनके बाद, मुझे पैसा चाहिए, पैसा। अनिल, तुम जो सपना देख रहे हो वो बहू रानी की आंख बंद होने के बाद भी पूरा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि दौलत तुम्हारे पिताजी की नहीं है। जो कुछ भी है बहू रानी को उनके पुरखों की तरफ से मिला है, और कई बार वो वसीयतनामा तैयार करने के लिए कह भी चुकी हैं। सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। दीवान जी, मैं डर के जिंदगी बसर करने का आदी नहीं। अब भी वक्त है अनिल, तुम अपने आप को सुधार लो। बहू रानी जैसा चाहती हैं वैसे बन जाओ, फिर सब कुछ तुम्हारा है। क्या चाहती है वो? इसके सिवा और क्या चाहेगी कि उसके घर का चिराग रोशन हो। अनिल, तुम उनके इकलौते बेटे हो, किसी अच्छी घर की सुशील लड़की से शादी कर लो। लेकिन अनिल चौधरी शादी करके अपनी मां को जीवन का सुख देने के बजाय अपनी शराब और शबाब की दुनिया की खातिर एक ऐसी लड़की तलाश करने लगा जो उसकी मंगेतर होने का झूठा नाटक कर सके। और उसे मिल गई वर्षा यानी आशा पारेख। आशा पारेख अपनी सहेली लीना की खातिर वर्षा से दीपाली बन गई। वर्षा अनिल चौधरी की मर्जी के मुताबिक उसके मंगेतर का नाटक करने के लिए राजी हो गई। अनिल वर्षा को अपनी कार में हवेली ले जा रहा था कि रास्ते में एक हादसा हो गया। उसकी कार से टकराकर बूढ़े दीपू काका बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन अनिल ने अपनी कार नहीं रोकी। अचानक
गांव का एक जियाला नौजवान अजीत यानी राजेश खन्ना अपना घोड़ा दौड़ाते हुए सामने आ खड़ा हुआ। गरीब रास्ते का पत्थर नहीं जिन्हें ठुकरा कर आप यूं चले जाएं। सुना था कि अमीरों का दिल नहीं होता, लेकिन मेम साहब आपने भी नहीं रोका इन्हें। जी मैं। तुम्हारी ये हिम्मत! यू फूल, तुमने चौधरी और हवेली का नाम नहीं सुना? अरे नाम तो बहुत सुना था चौधरी साहब, लेकिन आज दर्शन भी हो गए। वाह, जितना ही बड़ा नाम है उतने ही छोटे कर्म हैं। मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हट जाओ। हट जाओ! इससे पहले कि मैं अपने घोड़े से उतरकर आपको आपकी गाड़ी से उतारूं, आप कार वापस कीजिए। मैं कहती हूँ कार वापस कीजिए। हरिया, तुम कार के साथ जाओ, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, शाम को आऊंगा। वर्षा जब अनिल के साथ उसकी शानदार हवेली में पहुंची तो उसका सामना ममता की मारी एक दुखियारी मां से हुआ, जिसका नाम था सावित्री देवी यानी निरूपा रॉय। मैंने कह दिया ना, मुझे दवाई नहीं चाहिए। आप क्यों जिद कर रही हैं? ये लड़की कौन है? जी दीपाली। दीपाली? ये तुम्हारे साथ कैसे आई? तुम्हें बहू का बहुत शौक था ना माँ, इसीलिए दीपाली को अपने साथ ले आया हूँ। लेकिन इसके माँ बाप ने अकेली तुम्हारे साथ आने कैसे दिया? पिताजी सरकारी काम से दिल्ली गए हैं, पता चला आप बीमार हैं, इसलिए आपको देखने चली आई। हमारे पास आओ। हो तो खूबसूरत, लेकिन बेवकूफ। अगर ये अक्लमंद होती तो तुम्हारे साथ क्यों आती? माँ, तुम अनिल को कब से जानती हो? जी 6 महीने से। बस 6 महीने में तुम इतना जान गई कि शादी के लिए तैयार हो गई। मैं इसे 25 साल से जानती हूँ। माँ तुम बीमार हो, ज्यादा बोलना ठीक नहीं। ज्यादा बोलना ठीक नहीं या सच बोलना ठीक नहीं? खैर, जब तुम आ ही गई हो, गोवर्धन। जी मालकिन। इसे पास वाले कमरे में ठहरा दो। जी बहुत अच्छा, आइए। वर्षा दीपाली बनकर हवेली में अनिल की मंगेतर का झूठा नाटक करने आई थी, लेकिन किस्मत एक नया पन्ना उलट रही थी। वर्षा की मां नहीं थी, इसलिए जब वो अनिल की बीमार दुखियारी मां से मिली तो उसके दिल में मां की सेवा की भावना जाग उठी। यहाँ सब मेरे मरने की राह देख रहे हैं और तुम मुझे जिंदा रखना क्यों चाहती हो? इसलिए कि जिंदगी ने मुझे भी कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया। पीछे अगर आप इसी तरह समय पर नाश्ता करती रही और दवाई पीती रही तो मेरा दिल कहता है आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। इधर वर्षा उर्फ दीपाली एक बेटी की तरह अनिल की मां की सेवा करने लगी और उधर मन चला अजीत अपनी मां से पूछने लगा, माँ तुम्हारे चरण कहाँ है माँ? सारी दुनिया का ठेका ले रखा है। अरे माँ मैं क्या करूँ, तुम ही तो कहा करती हो जियो तो सबके लिए, मरो तो सबके लिए। मरे तेरे दुश्मन, खबरदार जो फिर कभी ऐसी बात मुंह से निकाली। अब तो मैं तेरे पाँव में बेड़ी डाल ही देती हूँ। लेकिन माँ इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी क्यों नहीं होगी, इतनी लंबी जिंदगी मैंने अकेले ही काट ली है। अब तो मुझे बहू की सख्त जरूरत है। अरे वाह वाह, मेरी माँ को जरूरत है, एक बहू की जरूरत है। देखो माँ, बहू ऐसी लाना जो देखने में खूबसूरत हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, लंबे से बाल हो, छोटा सा कद हो, बड़ा सा दिल हो, हाइट 5 फीट 4 इंचेस। तुम उससे अंग्रेजी में मत बोल, बहुत बेशर्म हो गया है। मासी, भैया सब देख के बोले हैं मोटर में सेम टू सेम ऐसी लड़की थी। सेम टू सेम? कैसी मोटर? मोटर? कैसी मोटर? हाँ मासी, जिसमें बैठी थी ना, भैया एकदम घोड़ा लेके सामने आ गए। बस रास्ता बंद। उस आदमी से कहा चल बाहर निकल, नहीं तो मैं घोड़े से उतर के तुझे मोटर के नीचे डाल दूंगा। नहीं माँ, ये बिल्कुल झूठ बोला। देख अज्जू, आज तू माँ की एक बात पल्ले बांध ले। तू सब कुछ करना, मगर उस हवेली से और उस हवेली के किसी आदमी से बैर मत मोल लेना। क्या बात है माँ, तुम उस हवेली से इतना डरती क्यों? क्या है उस हवेली में?
कुछ नहीं। तू बहस क्यों करता है? मैंने कह दिया ना, मेरे सामने उस मनोहर सवेली का नाम न लेना। एक दिन दीपाली बनी हुई वर्षा जख्मी दीपू काका की मदद करने के लिए पहुंची तो वहां अजीत फिर से एक बार उसके सामने आ खड़ा हुआ। और किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर कहिएगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ताज्जुब है, कीमती पत्थरों के भी दिल होते हैं। क्या आपने ही दिल का ठेका ले रखा है? रिश्वत देकर तो कोई भी ले सकता है। अच्छा काका, मैं चलता हूँ, ठेकेदार से मिलना। अच्छा बेटा। ये कौन है? ये मेरी बहू है। जी नहीं, मैं उनके बारे में पूछ रही थी। अरे बेटी, तुम मुझसे नहीं जानती? वो तो गांव का देवता है, सबसे छोटा मगर सबसे बड़ा, सबके दुख दर्द में काम आता है। क्या नाम है उसका? अजीत। इसी गांव का रहने वाला है? हाँ, इसी गांव का रहने वाला है। बचपन में इसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और इसकी माताजी से लेकर अपने मायके चली गई थी। अभी 2-3 बरस हुए इसने फिर से अपने बाप दादा की ड्योढ़ी आबाद की है। बाप ही की तरह नेक है। गांव में स्कूल बनवाया, अब अस्पताल बनवा रहा है। बस एक ही लगन है, सबका भला, सबका सुख। वर्षा अजीत के बारे में सोचने लगी। तभी अजीत की सुरीली आवाज उसके कानों में रस घोलने लगी। तेरे लिए कसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं। तेरे लिए कसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं। तू किसी के, हाँ किसी के बस में नहीं। जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। और फिर यूं हुआ कि वर्षा उर्फ दीपाली की कार खराब हो गई। उसे अजीत की मदद लेनी पड़ी। अजीत ने कार ठीक करने का वादा करते हुए वर्षा को अपना घोड़ा दे दिया। लेकिन दूसरे दिन जब वो कार ठीक करके उसे हवेली पर लौटाने पहुंचा तो उसकी मुठभेड़ हो गई अनिल से। क्या चाहिए तुम्हें? आप उससे पूछिए जो आपका मोहताज। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप उनको बुलाइए। किनको? नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आप उनको जाके कहिए कि अपनी गाड़ी वापस ले लें और मेरा घोड़ा मुझे वापस दे दें। चौकीदार से मांग लो। इस हवेली में जानवरों के आने की कोई जरूरत नहीं। गेट आउट। वो जानवर तो मैं मांग लूंगा चौधरी साहब, फिर भी यहाँ कौन से जानवर की कमी हो जाएगी? शट अप। दूसरे दिन जब वर्षा या कहिए दीपाली अजीत से मिली तो वो भड़कते हुए बोला, अगर आइंदा उसने मुझसे उलझने की कोशिश की तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। समझा देना अपने मंगेतर को। क्या आप हर घड़ी मंगेतर मंगेतर कर रहे हैं? मेरा कोई मंगेतर मंगेतर नहीं है। हाँ, वो तो मैं अपनी एक सहेली की भलाई के लिए वर्षा से दीपाली बनी और ये नकली नाटक नकली मंगेतर का किया। और अब मैं इस नाटक के जाल में ऐसी फंसी कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हाँ, इसके 2 रास्ते हैं, एक सीधा पानी को जाता, दूसरा सीधा घर को। पानी में डूबना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, वैसे यहाँ का पानी है भी बहुत ठंडा। करेक्ट। और घर वापस जाना नामुमकिन। क्यों? माँ का प्यार मेरी जिंदगी में नहीं था। यहाँ आकर मुझे माँ मिल गई और बहुत कुछ मिल गया। बहुत कुछ मिल गया? क्या मिल गया? बहुत कुछ मिल गया। हाँ, बस तो ठीक है, जो कुछ मिल गया उसे छोड़ छाड़ के चली जाओ। बेहतरी तुम्हारी इसी में। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँ। बस तो ठीक है, मत जाओ। हाँ, तुम जानो और तुम्हारा वो जो बस मिल गया है ना, वो दोनों जानो। जयराम जी की। तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे साजन, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे साजन। जाग के फिर सो गई, सपनों में खो गई। आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई रे बालमा। तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे साजन।
वर्षा अजीत को दिल दे बैठी थी। उसकी आंखों में प्यार के जुगनू जगमगाने लगे थे और वो मां के साथ खेले जाने वाले झूठे नाटक से छुटकारा पाने के लिए बेचैन हो गई। हम मजाक ही मजाक में जिंदगी के किस मोड़ पर पहुंच गए हैं। किस मोड़ पर? आपकी माता जी मुझे सचमुच अपनी होने वाली बहू समझने लगी है। उनके समझने से क्या होता है? ये तो सिर्फ आंखों का धोखा है। कम से कम इस धोखे से वो बहल तो गई हैं। लेकिन मैं एक नेक और मासूम औरत को धोखा नहीं देना चाहती। मैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ। दीपाली, क्या उनको जिंदगी देकर तुम उनकी जिंदगी से खेलना चाहती हो? मैं बुरा सही, लेकिन मैं अपनी मां का दुश्मन तो नहीं। तुम तो उनकी हालत अपनी आंखों से देख चुकी हो। सब कुछ बताकर तुम उनको मौत के दरवाजे तक पहुंचाना चाहती हो क्या? अगर धोखा देना पाप है तो जान लेना सबसे बड़ा पाप है। कुछ दिन और ठहर जाओ। मैं तुमसे वादा कर चुका हूं, तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। वर्षा जज्बाती तौर पर उलझ कर रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ मां का प्यार था तो दूसरी तरफ अजीत की चाहत। वो सोच में पड़ गई कि आखिर इस नाटक का अंजाम क्या होगा। उड़ा है किस लिए तेरा रंग गोरी, हमारी पकड़ी गई है बस चोरी। अच्छा? राम जाने क्या हुआ, कैसे हुआ ये गजब, मेरा चल जरा ढल गया, सारी दुनिया को पता चल गया। कैसे खेलेंगे अब आंख मिचोली, ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली। तेरे घर वाले न कर दे इनकार। सब है तैयार, सब है तैयार, सुन ले फिर दिल की फरियाद, बस बाकी शादी के बाद। पिया देखो दिए जलते हैं। अच्छा? इधर अजीत और वर्षा के बीच ये प्यार भरी छेड़छाड़ चल रही थी और उधर मां यानी सावित्री देवी दीवान जी से कह रही थी, दीपाली की वजह से इस घर में सुख और शांति है। मैं उसे अपनी बेटी मान चुकी हूँ। अपनी सारी जायदाद उसी के नाम कर देना चाहती हूँ। दीपाली के नाम? हाँ दीवान साहब, आप तो जानते हैं अनिल का हाथ बहुत खुला हुआ है, इसीलिए मैं अपना सब कुछ दीपाली के नाम कर देना चाहती हूँ। लीजिए आप कागजात तैयार कीजिए। लेकिन ये बात जैसी अनिल को मालूम हुई वो गुस्से से चीख पड़ा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती माँ, वो अजीत के साथ थी। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो दीपाली से खुद पूछ सकती। हाँ हाँ जरूर पूछूंगी। कहाँ है दीपाली? बुलाओ दीपाली को। आज तुम मेरे सामने दीपाली की शिकायत लेकर आए हो। मैं पूछती हूँ उसे यहाँ लाया कौन था? मुझसे गलती हो गई माँ। गलती हो गई? आपने मुझे याद किया? सच सच बताओ, क्या तुम अजीत को चाहती हो? जी हाँ। क्या? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं कई बार आपको सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन आप कभी सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। मैं वापस जाना चाहती थी, मगर आपके प्यार ने रोका और अनिल बाबू ने भी। दीपाली, मेरी इस भूल को माफ कर दो माँ कि मैं आज तक आपको सच नहीं बता सकी। नहीं दीपाली, नहीं नहीं दीपाली नहीं, चुप हो जाओ। इसके आंसुओं में मत जाना माँ, ये सब बहाना है। इसने तुम्हारे प्यार और विश्वास को धोखा दिया है। इसे फौरन घर से बाहर निकाल दो। इसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। धोखा तो मुझे अपने खून ने दिया है, जिसे मैं जन्म देकर पछता रही हूँ। याद रखो माँ, अगर मुझे जन्म देकर पछता रही हो तो दीपाली को घर में रख के भी पछताओगी। झूठ बोलकर खुद पछताने वाला
सच बोलकर कभी किसी को पछताने नहीं देता। ठीक है, लेकिन माँ, मैं झूठ बोलकर भी पछताई और सच बोलकर भी पछताती रहूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही घर चली जाऊंगी। पगली कहेंगी, बेटियां माँ के घर से इस तरह नहीं जाती, उनकी डोली जाती है। सावित्री देवी ने वर्षा यानी दीपाली और अजीत की शादी करवाने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही वर्षा के पिताजी का सावित्री देवी से सामना हुआ, वो हैरान रह गए। लगता है कहीं आपको देखा है। जी, मैं भी यही सोच रही थी। मेरी जिंदगी तो अदालत और मुकदमों में गुजरी है। माफ कीजिए, क्या आपके पति के हाथों किसी का खून? जी हाँ, मैं वही बदनसीब सावित्री हूँ। अजीब इत्तेफाक है, उस मुकदमे का फैसला भी मुझे करना पड़ा और आज अपनी जिंदगी के सबसे अहम मुकदमे का फैसला करने के लिए फिर आपके सामने आना पड़ा। मेरी वर्षा कहाँ है? वर्षा? कौन वर्षा? वर्षा जी, आपकी दीपाली और मेरी वर्षा। ओह, न जाने क्या क्या करती रहती है। डैडी। गुड्डो, हाउ आर यू माय डियर गुड्डो? और फिर जब जज साहब का अजीत की मां कौशल्या देवी से सामना हुआ, तो कहानी का दूसरा चौंका देने वाला रुख सामने आया। आप क्या सोच रहे हैं? मैं गुजरे हुए जमाने के वर्क उलट रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जानता था उस मुकदमे के सारे किरदार खुद मेरी जिंदगी में इकट्ठे हो जाएंगे। कैसा मुकदमा? खून का। किसका खून? तुम्हारे बदचलन बाप का। जुबान संभाल के बात कीजिए जज साहब। मेरे देवता समान बाप पर गलत इल्जाम न लगाइए। ये गलत इल्जाम नहीं, अपनी माँ से पूछो। माँ से क्या पूछना? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो नदी में डूबते हुए आदमी को बचाते बचाते खुद डूब गए। क्या आपके पति का खून नहीं हुआ था? क्या आपके पति ने उस हवेली की सावित्री देवी की इज्जत पर हमला नहीं किया था? क्या सावित्री देवी के पति ने उनकी ये जलील हरकत देखकर मरी थी? अब चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? माँ, 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 जो तुम इतना डरी हुई क्यों? तुम बोलती क्यों नहीं? ये सब झूठ है। जैसा मैं अपने पति के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। सावित्री देवी, तुम मेरे घर में? हाँ बहन, सच बोलने के लिए न जाने में कब से तरस रही थी। मेरा दम घुटा जा रहा था। मैं आज इस मंदिर में सच बोलने के लिए आई हूँ। तो क्या आपने अदालत में जो बयान दिया था वो झूठ था? जी हाँ। सावित्री देवी ने एतराफ किया कि उनका बयान झूठा था। वो बयान उन्होंने अपने बदकार पति को सजा से बचाने के लिए वकील के कहने पर दिया था। अग्नि के चारों तरफ फेरे फिरते हुए अपने सुहाग की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, वो अदालत में गीता पर हाथ रखकर निभा दी, झूठ बोलकर। जज साहब, ये वो झूठ था जिसे दुनिया ने सच समझ लिया। अजीत के पिता के पवित्र खून को अपवित्र मत कहिए। ये वो खून है कि देवता भी अपने माथे पर उसका तिलक लगा सकते हैं। मेरे पति मुकदमे के कुछ दिनों बाद मुझे एक ऐसे पाप की अग्नि में जलता हुआ छोड़ गए जिसका कोई प्रायश्चित नहीं था। मैं अपने पश्चाताप के आंसू लेकर कई बार यहाँ आई, लेकिन इस मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाती हूँ, क्षमा नहीं मांगती, सजा मांगती हूँ। तुम जो चाहो सजा दे सकती हो। ये आप क्या कर रही हैं बहन? किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? जज साहब का दिल साफ हो गया और उन्होंने बेटी वर्षा और अजीत की मंगनी का ऐलान कर दिया। अचानक कहानी में एक और मोड़ आया जब अनिल चौधरी ने अजीत को दीपू काका की बहू सीता के खून के जुर्म में फंसा दिया और अजीत अदालत के कटघरे में पहुंच गया।
जज साहब, मेरी जिंदगी, मेरा भगवान, सब कुछ मेरी माँ है। जबकि मेरी माँ ही मुझसे नफरत करती है तो जिंदा रहने के लिए सफाई कैसी? मैं दुनिया की नफरत लेकर जी सकता हूँ जज साहब, लेकिन माँ की नफरत लेकर नहीं। इसलिए जिंदा रहूं, किस लिए कानून और इंसाफ से जिंदा रहने की भीख मांगू? इसलिए कि दोस्त मुझ पर देखें और हंसें, इसलिए कि चाहने वाले मुझसे मुंह फेरें, इसलिए कि दुनिया मुझे नफरत की निगाह से देखे? नहीं नहीं जज साहब, मैं जीना नहीं चाहता हूं। मुझे अब किसी भी सजा का डर नहीं। कौन हो तुम? मैं वही बदनसीब मोहन हूँ, एक मुजरिम मोहन, जिसको किस्मत की अदालत ने मौत से भी बड़ी सजा दी है जज साहब। मेरी सीता एक बेबी थी, उसका होने वाला बच्चा मेरा बच्चा था। अजीत और सीता का रिश्ता लक्ष्मण और सीता का रिश्ता था जज साहब, लक्ष्मण और सीता का रिश्ता। तुम्हारे ख्याल में सीता देवी का खून किसने किया? अजीत से दुश्मनी का बदला लेने के लिए अत्याचारी लोग मेरी सीता की जिंदगी से खेल बैठे। उन्हीं लोगों ने उसे मार डाला जिन्होंने मुझे अदालत में आने से मार मार कर रोका। जज साहब, अजीत निर्दोष है, अजीत निर्दोष है जज साहब, अजीत निर्दोष है। अजीत अदालत से बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन अनिल चौधरी ने जुर्म का एक और खेल खेला। उसने वर्षा को अगवा करके मां से 10 लाख रुपयों का मुतालबा कर दिया। मां ने गुस्से में भड़ककर अपने बेटे को खत्म करने के लिए बंदूक उठा ली, लेकिन ऐन वक्त पर अजीत वहां पहुंच गया। घबराइए नहीं अनिल बाबू, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। चलो चलो। नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। हट जाओ। मैं जानता हूं माँ जी, जो कुछ भी इसने किया उसे कोई माफ नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं, लेकिन एक माँ माफ कर सकती है। अजीत, आज तुम माँ और बेटे के बीच से हट जाओ। माँ, जब एक माँ का हाथ बेटे की जान लेने के लिए उठता है तो कसूर बेटे का होता है। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो माँ। अनिल, ये तो आज कह रहा है, और अब जब कहानी खत्म हो रही है। जिसे दोस्त का हाथ थाम ले और माँ का आशीर्वाद मिल जाए, वो जिंदगी की हर मंजिल तय कर सकता है। कहानी तो शुरू हो रही माँ जी, हमारे प्यार की। आज मुझे एक नहीं 2 बेटे मिल गए। चलो बेटा। फिल्म आन मिलो सजना में राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना और निरूपा रॉय को जज्बाती किरदार निगारी का भरपूर मौका मिला। सभी ने अपनी भूमिकाएं बड़ी खूबसूरती से निभाई, लेकिन विनोद खन्ना ने कई जगह बड़ी गहरी छाप छोड़ी। बकौल डायरेक्टर मुकुल दत्त, विनोद खन्ना अपना सीन करते हुए कभी कभी इस कदर जज्बाती हो जाते थे कि किसी का ख्याल नहीं रख पाते थे। जैसे एक सीन में जब उन्हें मालूम होता है कि मां ने अपनी जायदाद वर्षा के नाम वसीयत कर दी है, तो उन्हें गुस्से में रेलिंग पर घूंसा मारकर अपने संवाद बोलने थे। विनोद खन्ना ने इतने जोर से घूंसा मारा कि सारी रेलिंग हिल गई और हाथ पर उनके गहरी चोट आई, वो अलग। एक और सीन में विनोद खन्ना को दीपू काका की बहू सीता यानी इंद्राणी मुखर्जी की इज्जत पर हाथ डालना था। इस सीन में हकीकत का रंग भरने के लिए विनोद खन्ना ने इंद्राणी को इतनी जोर से पलंग पर फेंका कि वो गिरी तो उठ ही नहीं पाई। सब दौड़ पड़े, देखा तो इंद्राणी का माथा फट गया था। उसे फौरन नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां उसे 9 टांके लगाने पड़े। विनोद खन्ना को बेहद अफसोस हुआ। इस वाकये के बाद वो एहतियात बरतने लगे, फिर भी
कोई न कोई गड़बड़ तो होती ही रही। कश्मीर में होने वाली आउटडोर शूटिंग के दौरान उन्होंने 2 जगह जीप ठोक दी। एक और हादसे में जब पहलगाम घाटी में चेज का सीन फिल्माया जा रहा था और विनोद खन्ना बड़े जोश में खुली हुई जीप ड्राइव कर रहे थे, अचानक एक मोड़ पर सैकड़ों भेड़ें सामने आ गईं। विनोद खन्ना ने इतनी जोर से जीप घुमाकर ब्रेक मारे कि ऑपरेटिव कैमरामैन केसी राजा उछलकर बोनट पर जा गिरे और उन्हें खासी चोटें आईं। विनोद खन्ना को इस हादसे से भी बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने केसी राजा का इलाज अपनी निगरानी में पूरा करवाया। आन मिलो सजना 15 जनवरी सन 1971 को रिलीज हुई और उसके मनमोहक रसीले गीतों ने सारे देश में धूम मचा दी। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। गुनगुनाए तू हमेशा, मुस्कुराए तू हमेशा। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। प्रीतम कितना ही बुलाए, ना जाना याद न रोका। प्रीतम कितना ही बुलाए, ना जाना याद न रोका। पर आधी रात में उठ के छुप के मिलते ही मौका। हो ये गई वो गई, सपनों में खो गई। आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई रे बलम जी। तेरे कारण मेरे साजन, तेरे कारण मेरे कारण, तेरे कारण मेरे फिल्म आन मिलो सजना ने अपनी नुमाइश के पहले दौर में 27 शहरों में सिल्वर जुबली मनाई, 6-7 शहरों में गोल्डन जुबली मनाई और 2-3 शहरों में लगभग 70 हफ्ते तक चली। डायरेक्टर मुकुल दत्त के मुताबिक पिछले 3 सालों के दौरान आन मिलो सजना केबल और दूसरे टीवी चैनलों पर लगभग 30 बार दिखाई जा चुकी है और ये
अपने आप में इस फिल्म की लोकप्रियता का एक प्रमाण है। लीजिए जनाब, बाइस्कोप की बातों का एक हिस्सा यानी फिल्म आन मिलो सजना की बातें पूरी हुई। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो फिल्म आन मिलो सजना की बातें करने वाले चले गए, यानी लेखक अनवर निषाद और निवेदक लोकेंद्र शर्मा का काम पूरा हुआ। अब शुरू होती हैं मेरी यानी रेनू बंसल की बातें। और अब ये भी सुन लीजिए कि आपकी सेवा में बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम करते हैं लोकेंद्र शर्मा और उनकी सहायिका हैं राजलक्ष्मी। वैसे तकनीकी सहायता अनंत पेवेकर ने की है और प्रोग्राम की अनाउंसमेंट मैंने यानी रेनू बंसल ने की है। लेकिन जाने दीजिए इस मामूली सी बात का क्या जिक्र करना। हाँ, ये कहना बहुत जरूरी है कि अब अगले हफ्ते तक रेनू का नमस्कार।